सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण सब चैप्टर जो है वो देख रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एंड समीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया। फिर अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। ठीक है, अभिकारक जो अभिक्रिया करेगा उसके फल स्वरूप जो उत्पाद बनेगा उसे हम कहेंगे क्या, प्रतिफल, प्रोडक्ट। ठीक, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, एक बार टिप पे रिवाइज कर लें। गैस उत्पन्न होगा, ठीक है, इसके बाद अवक्षेप बनेगा, इसके बाद रंग परिवर्तन होगा, तापमान परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, एक गंध आएगा। ठीक है, वो गंध भी हो सकता है और वो दुर्गंध भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो ये चीज हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। ये थी रासायनिक अभिक्रिया की कहानी। अब इसके साथ साथ है रासायनिक समीकरण। हमने आपको वैसे यह भी बताया था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, लेकिन अब हम आज के क्लास में रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्यों होता है, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण अगर असंतुलित है तो उसे संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। आज हम ये सब चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे डिटेल में। और संतुलित अगर करने की आवश्यकता है तो संतुलित कैसे किया जाएगा, ये सब चीजें आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास आज का रासायनिक समीकरण। आज का जो हेडिंग है वो है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक है, जब अभिकारक अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद बनेगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया किया, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो आप कैसे लिखेंगे, अगर आपको लिखना हो ये तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन, ऐसे ही लिखेंगे ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है, या हाइड्रोजन तथा क्लोरीन, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कर, समझना ध्यान से, कहां पे, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कर, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कर, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। कितना टाइम लगा लिखने में, देखो, देख रहे हो, क्लोराइड बनाता है। अब अगर इतना इतना टाइम लगाने लगे तब तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी नहीं है ना। जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनके पास टाइम की बहुत कमी है। आपके लिए 24 घंटे दिन रात में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनके लिए बहुत कम होते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि 24 घंटे बैठ कैसे गए, पास कैसे हो गया।
नहीं। अब बहुत लोग क्या होता है कि मोबाइल लैपटॉप पे टाइम वेस्ट कर देते हैं आराम से खोल के, तो उनका 24 घंटे आराम से बीत जाता है। ठीक है, अब जो काम करते हैं उनको पता कैसे चलेगा कि 24 घंटे कैसे बीत गए? ठीक है, अब हम लोगों का तो देखोगे कि भाई 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे लगता है, जैसे 5 मिनट में बीत गया वैसा लगता है, फिर टाइम देखते हैं तो 40 मिनट बीत चुका है। तो सिंपल सी कहानी यहां पे भी है कि भाई हमारे लिए भी टाइम जो है वो बहुत बहुमूल्य है। टाइम इज मनी नहीं, टाइम इज बहुमूल्य। ठीक है, इसका कोई मोल नहीं है। अब इतना बड़ा रिएक्शन कैसे लिखने जाएं? समझ बात करें, यही है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसी काम को समय बचाने के लिए क्या किया गया कि इसको आणविक सूत्र तथा संकेत में रूपांतरित कर दिया गया ताकि समय बचे और उस समय को हम कहीं और यूटिलाइज कर सके। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है पहले, तो रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक अथवा सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना, अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया बात यहां तक? पहले दो चीजें होती हैं कि नहीं सर आप तो लिख दो बोर्ड पे, हम तो रट जाएंगे, तो वो भी हम करेंगे, बोर्ड पे भी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। हमने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक अथवा सूत्र के रूप में रूपांतरित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आया बात? दूसरा चीज कि रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे बेसिक चीजें हैं कि सर रासायनिक अभिक्रिया लिखने में बहुत ज्यादा समय खर्च हो रहा था, तो इस समय को बचाने के लिए हम इसे सांकेतिक तथा सूत्रिक रूप से प्रदर्शित करने लगे। ठीक है, समय बचाने के लिए मेन चीज हुआ। बाद में जब धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे, समझने लगे, तो और भी फायदा मिलते चला गया। क्या क्या फायदा मिला ये हम आगे देखेंगे। ठीक है ना? तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक, मतलब संकेत को सांकेतिक अथवा सूत्रीय या सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आया बात या नहीं? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अब मान लो ये है उदाहरण, इसी को लिख रहे हैं हाइड्रोजन तथा क्लोरीन। तो ये हो गया हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 क्लोरीन, क्या बना दिया? हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। अब देखो कि ऊपर वाला लाइन हमने लिखा था और नीचे वाला लाइन भी हमने लिखा, ये भी हमने लिखा और ये भी हमने लिखा। इसमें कितना ज्यादा टाइम बचा ये देखो ध्यान से। समझ में आ रहा बात कि नहीं? कितना ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ गया। ऐसा तो होता कि 2 5 10 सेकंड का अंतर आ रहा है तो बात अलग था, 2 5 सेकंड का नहीं, काफी ज्यादा टाइम बच गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम रासायनिक समीकरण। तो अब किसी ने बोला कि सर रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं? क्या रासायनिक समीकरण लिखने का कोई तरीका बता सकते हैं, कोई नियम बता सकते हैं? हमने बोला बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम हैं हम ये बता सकते हैं आपको। ठीक है ना? तो अब लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं रासायनिक समीकरण
रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, ठीक है। क्या क्या नियम है, कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसकी बातें करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज, इसमें रासायनिक समीकरण जब होता है तो इसमें अभिकारक होता है, इसमें प्रतिफल होता है, ठीक है। अभिकारक और प्रतिफल के बारे में आपको पता है, ठीक है ना। अभिकारक तथा उत्पाद के बारे में आपको पता है, प्रतिफल के बारे में, ठीक है। तो अभिक्रिया में मतलब अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया में अभिकारक को अभिक्रिया में अगर अभिक्रिया चल रही है तो अभिक्रिया में अभिकारक को, ठीक है, सांकेतिक अथवा सूत्र के भाषा में, ठीक है ना, किधर प्रदर्शित करते हैं, तो बाईं तरफ, ठीक है, बाएं हाथ की तरफ, एलएचएस कहते हैं उसको, नहीं, बाईं तरफ लिखते हैं। बाईं तरफ लिखते हैं। समझ में आता है कि नहीं। आप बोलोगे सर अगर एक से ज्यादा अभिकारक है तो, अगर एक से ज्यादा अभिकारक है तो क्या करेंगे। तो अगर एक से ज्यादा अभिकारक है तो उसको प्लस चिन्ह के द्वारा अलग अलग पृथक करते हैं, ठीक है। अगर, ठीक है, ऐसे लिख रहे पॉइंट, अगर एक से ज्यादा अभिकारक हों तो उन्हें प्लस चिन्ह से अलग करते हैं, प्लस चिन्ह से अलग करते हैं। समझ में आया बात, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसके बाद चलो अब दाईं तरफ, तो दाईं तरफ हम लिखेंगे प्रतिफल को, ठीक है। तो अभिक्रिया में अगर हम बात करें, अभिक्रिया में प्रतिफल को अगर हम बात करें सांकेतिक अथवा सूत्र, ठीक है ना, के रूप में दाईं तरफ, ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं, दाईं तरफ प्रदर्शित
करते हैं। अब फिर वही बात उठी कि सर अगर एक से ज्यादा प्रतिफल हो तो एक से ज्यादा प्रतिफल को हम धनात्मक चिन्ह से अलग अलग करते हैं। एक से ज्यादा प्रतिफल को हम प्लस चिन्ह से पृथक करते हैं, आप बोल सकते हैं, या अलग करते हैं, अलग करते हैं। अच्छा, ये सब चीजें कभी कभार बोल देता है लिखने के लिए आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। कभी कभार चूंकि आप बच्चे हैं तो आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं लिखने के लिए, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस चिन्ह से अलग अलग करते हैं। इसके बाद रिएक्शन जो अभिक्रिया है वो किधर से किधर हो रहा है उसको एरो से निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो ध्यान से, अब यही चिन्ह है तो हम थोड़ा सा चिन्ह को चेंज कर दें, ठीक है, चिन्ह को थोड़ा सा चेंज कर देते, ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं यही सिंबल लेके चलता हूं। इस चिन्ह से अभिक्रिया की, इस चिन्ह से अभिक्रिया की दिशा को दर्शाया जाता है। इस चिन्ह से अभिक्रिया की दिशा को दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है, ठीक है ना। इस चिन्ह से अभिक्रिया की दिशा को दर्शाया जाता है। समझ में आ गया बात, ये चीज क्लियर रखिए। अब जैसे देखिए हम लिख रहे हैं, मान लो कि ये आपका समीकरण लिखने का मूल तरीका हो गया, नियम है ये, ठीक है ना। अब हम इसी नियम को उपयोग में लाके लिखते हैं। देखिए ध्यान से, हम एक नॉर्मल जनरल एग्जांपल लेके काम कर रहे हैं, कोई एग्जांपल नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से इसको। देखिए ध्यान से, ये एग्जांपल है, मान लो एक अभिकारक है ए, एक अभिकारक कौन है ए, और एक अभिकारक है बी। तो ए और बी को हम प्लस चिन्ह से अलग कर दिए, ए और बी को प्लस चिन्ह से अलग कर दिए। लिखा हुआ है ना कि अगर दो अभिकारक हैं तो उसे धनात्मक चिन्ह से पृथक पृथक करते हैं, तो हमने धनात्मक चिन्ह से इसको पृथक पृथक कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी तरफ हमने लिख दिया C प्लस डी। अगर प्रतिफल दो है तो उसको भी प्लस चिन्ह से अलग अलग करते हैं। एक को लिखते हैं दाएं साइड, एक को लिखते हैं बाएं साइड, और बीच में बना देते हैं एक एरो, बीच में बना देते हैं एक एरो। अभी जस्ट बताया था, आपको याद है। अभी देखिए ऊपर में जस्ट इसके लिखा हुआ है, और ये हो गया रिएक्शन लिखने का तरीका। जहां अगर कोई पूछ दे आपसे कि ए तथा बी क्या है, ए तथा बी है क्या, जल्दी बताइए। जहां ए तथा बी अभिकारक है, ठीक है, जहां ए तथा बी अभिकारक है, अभिकारक है, ठीक है ना, अभिकारक है, कॉमा सी तथा डी प्रतिफल है, सी तथा डी प्रतिफल है। ये सब तो याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं, या भूल जाओगे क्या लिख रहे हो, ठीक है। सी तथा डी क्या है, प्रतिफल, ठीक है ना। और तीर चिन्ह क्या बताता है, तीर चिन्ह क्या बताता है, तीर चिन्ह क्या बताता है, तो तीर चिन्ह यह बताता है कि ए और बी के अभिक्रिया के फलस्वरूप सी तथा डी बना है।
समझ में आया बात कि नहीं? तीर का चिन्ह यह बताता है कि ए तथा बी की अभिक्रिया के फलस्वरूप सी तथा डी बना है। ठीक है, तीर चिन्ह यह बताता है या यह निरूपित करता है, यह निरूपित करता है कि ए तथा बी, ए तथा बी के अभिक्रिया से ए तथा बी की अभिक्रिया से सी तथा डी प्रतिफल बना, प्रतिफल बना है। मेरे ख्याल से अब आपको यह चीज तो क्लियर हो गया होगा। ए तथा बी के अभिक्रिया से सी तथा डी प्रतिफल बना है। समझ में आया बात? यह हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट जो कि आपको रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आना चाहिए। यह आपको रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आना चाहिए। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित भी हो सकता है, रासायनिक समीकरण असंतुलित भी हो सकता है। तो सर ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और ये असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? पहले तो हम ये जाने, फिर हम असंतुलित को संतुलित करना सीखे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, पहले तो हमें यही नहीं पता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। ठीक, हमें मान लो सपोज किसी ने कहा कि सब्जी खरीद के लाओ, और किसी ने कहा कि एक काम करना, तुम कोई भी साग बोल दिया खरीद के लाने के लिए या कुछ भी बोला। ठीक है, अब मैं पहचानता ही नहीं हूं उस साग को, तो मैं कैसे खरीदूंगा? ठीक है, तो जाने से पहले मार्केट हमें तो उस चीज की पहचान होनी चाहिए। तो हम यहां पे बात करने जा रहे हैं आपसे संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण की। ठीक है ना? जो अपना हेडिंग जाने वाला है वो है आपका संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसकी बातें करने जा रहे हैं हम। देखिए ध्यान से अब इसको, सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और फिर बात करेंगे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण की। तो सबसे पहला जो बात होने वाला है अपना वो है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं आपसे कि यह क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें क्या होता है कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या या अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। समझ में आता कि नहीं? तो आप लिख सकते हैं क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया में उपस्थित
उपस्थित अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या समान होगी। समझते चलिएगा, ध्यान से। एक बार पढ़ने वाली बात होती है, एक बार जब हम पढ़ लिए तो ये आपको हर जगह काम आएगा। 10th बोर्ड में आपको काम आ जाएगा। इसके बाद आप अगर डिप्लोमा एंट्री का तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा एंट्रेंस का, तो आपका वहां काम आ जाएगा। इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि हम 12th क्लास में जाएं तो वहां काम आएगा। जब बेस आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप कितना भी ऊंचा इमारत खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम यहां पे उदाहरण लेना चाह रहे हैं कि सर ये संतुलित रासायनिक समीकरण का कोई उदाहरण आप बता सकते हैं क्या? ठीक है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण का कोई उदाहरण बता सकते हैं क्या? हमने बोला बिल्कुल बता सकते हैं। देखो ध्यान से, मान लो सपोज हम यहां पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया यहां पे सोडियम Na+ और प्लस Cl-। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका NaCl। आप ये प्लस माइनस पे मत जाना, ये मेरे लिखने का आदत है। ठीक है, आपने भी वैसे पढ़ रखा होगा कि जो सोडियम है उसकी जो परमाणु संख्या है वो 11 है। आपने पढ़ रखा है ना, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते होंगे, अगर आपको याद हो तो, या भूल गए होंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, तो बात अलग है। क्योंकि 9th क्लास में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा होगा, तो उसमें आपने लिखा होगा कि सोडियम के जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये होता है 1s2, फिर होता है 2s2, फिर होता है 2p6, तो ये हो गया 6 2 8 2 10, और इसकी परमाणु संख्या होती है 11, तो यहां पे लिखेंगे 3s1। तो इसके बाह्य कक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्य कक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए इसको अपना अष्टक पूरा करना है। इसको अगर संतुलित होना है तो इसको अष्टक पूरा करना है, मतलब बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब लोग नहीं सर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, तो या तो डिप्लेट या तो ऑक्टेट, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आप एलिमेंट की बात कर रहे हैं, किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। समझ में आया बात कि नहीं? तब देखो ध्यान से, अभी फिलहाल हमें यह दिख रहा है कि ये एक एलिमेंट बड़े आसानी से, एक इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से त्याग कर सकता है, मतलब ये त्यागी है, दानवीर। तो दानवीर पे माइनस साइन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि माइनस का नाम होता है ऋणात्मक, ऋण, कर्जा, मतलब किसी से लेके बैठा है। नहीं होते बहुत लोग जो पैसे लेके बैठ जाते हैं, तो उनको कहते नहीं कि कर्ज खोर है, कर्ज लिए हुए हैं ये, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं ऋण, ऋणात्मक। ठीक है, एक होता है धन, धनात्मक। तो धनात्मक का मतलब होता है प्लस, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। तो ये दान करने वाला है, देने वाला है। तो बोलेंगे क्या कि किसी को तुमने 200 रुपए दिए, तो क्या बोलेंगे कि 200 रुपए कर्ज ले लिया या 200 रुपए दान कर दिया, तो प्लस साइन। तो अगर हम Na+ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे चुका, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। ठीक है, मतलब अब इसके पास में, Na+ के पास में 11 नहीं, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी ऑक्टेट, इसकी जो अष्टक है वो पूरी हो गई।
इसी तरीके से हम बात करते हैं थोड़ा सा क्लोरीन की आपसे, मतलब कि थोड़ी सी भूली बिसरी यादें हैं ना, धुंधली धुंधली सी तस्वीरें, उसे थोड़ा सा धूल साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, कि थोड़ा सा धूल उसका झाड़ दें। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। तो अब अगर हम Cl की बात करते हैं तो क्लोरीन का होता है 17। आपको भी याद होना चाहिए ये सब चीजें, ध्यान रखिएगा, क्योंकि परमाणु संरचना आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। और जब डिप्लोमा में आप बात करेंगे, जब आप पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर तैयारी करेंगे, जो 10th के बाद बंदे करते हैं, बच्चे करते हैं, तो उसमें ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। जो अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए इन चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो Cl है क्लोरीन 17, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया देखो ध्यान से, 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 हो गए। तो अब 3s2 के बाद जाएगा 3p6, तो 3p6 जैसे होगा तो यहां पर 18 हो जाएंगे और 17 ही होना है, तो 3p5। तो इसके बाह्य कक्ष में मुन्ना कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो इसके बाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाह्य कक्ष में कुल 7 इलेक्ट्रॉन हैं। समझ में आया बात? इसके बाह्य कक्ष में कुल 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये इस पे आ गया माइनस, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो अगर Cl माइनस लिख दिए हम, तो इसके पास में अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि 17 तो इसके पास खुद का था और 1 किसी और से लिया है, मांगा है, दे दो। और ये दोनों जो बंधन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। विद्युत धनात्मक बंधन। समझ में आता कि नहीं? ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब 1 दिया और 1 लिया। ठीक है, अगर मान लो कि दोनों को जरूरत होती तो दोनों आपस में साझा करता, तो उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एक को जरूरत है और दूसरे के पास में सफिशिएंट है, बोला भाई मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूं। अब मान लो कि तुम्हारे पास में गाड़ी है, 4 व्हीलर है, मेरे पास में नहीं है, तो मुझे कहीं जाना है, तो मैंने बोला 4 व्हीलर दे दो अपना, तो तुम दान कर दोगे, लो सर रख लीजिए आप। नहीं ना, चाबी लो, यूज करके फिर मेरे घर पे वापस लगा देना। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, 3 बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बड़ा प्यारा एग्जांपल दे रहा हूं, समझना, दिमाग में बैठ जाएगा। वैसे आप पढ़ चुके हैं पहले, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका वीक हो पोर्शन, तो मैं एक बार फिर से आपको ये चीज रिवाइज करवा दे रहा हूं। बस सिंपल सी बात जानिएगा। मान लो सपोज आप टिफिन लेके स्कूल गए। ठीक है, आपके टिफिन में 4 पराठे हैं, आपको 3 ही पराठे खाने हैं, तो मतलब आपके लिए 1 पराठा एक्स्ट्रा हो गया। और आपका कोई दोस्त है, उसको 1 पराठे की सख्त रिक्वायरमेंट, उसको बहुत भूख लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उसको 1 पराठे दे देंगे। इससे क्या हुआ? आपका पराठा यूटिलाइज हो गया और दूसरे बंदे ने खा लिया, अपना पेट भर लिया। समझ में आया बात? यहां तक आपने दिया क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं थी, और चूंकि आप अच्छे नागरिक हैं भारत के, तो आप अन्न का अपमान नहीं करना चाहें, तो आपने किसी और बंदे को वो दे दिया कि भाई तू खा ले। समझ में आता है? आपने दिया, उसने लिया, एक बॉन्ड बन गया। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसके पास में ज्यादा हो गया, इसके पास में कमी थी, इसने इसको दे दिया। क्लियर? चलो दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। स्कूल गए टिफिन लेके। अब मेरे टिफिन में क्या हुआ कि आज सिर्फ और सिर्फ रोटी पराठे पड़े हुए हैं, और एक बंदे के टिफिन में सिर्फ और सिर्फ सब्जी पड़ा हुआ है। समझ में आया बात कि नहीं? एक के टिफिन में सिर्फ और सिर्फ पराठे पड़े हुए हैं और एक के टिफिन में सिर्फ और सिर्फ सब्जी पड़े हुए हैं। अब वो पराठा कैसे खाए, वो सिर्फ सब्जी कैसे खाए? तो दोनों ने क्या किया? शेयरिंग किया। बोला कि कुछ पराठे तुम ले लो और कुछ सब्जी मुझे दे दो। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों मिलजुल के खा रहे हैं।
ठीक है। और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। टिफिन लेके तो सिर्फ आप ही गए हो, लेकिन आपके दोस्त को भी रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे ना ये टिफिन पूरा का पूरा तुम ले लो, बोलोगे तुम भी थोड़ा बहुत खा लो, हमें भी तो खाने दो। तो वो हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन खुद भी यूज करता है और बोलता तुम भी यूज कर लो। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कहता है कि दो तुम मुझे दे दो कुछ देर के लिए, दो हम तुम्हें दे देते हैं, साझा कर लेते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंट में कंप्लीटली एक देता है दूसरा लेता है। तो सबसे मजबूत बॉन्ड होता है वैद्युत धनात्मक बंधन। ठीक है ना। वैद्युत धनात्मक बंधन जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। सह संयोजक बंधन जो होता है वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत कमजोर होता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, कभी भी डिटेल में डिस्कस करने का इच्छा हुआ तो फिर हम आपसे बातें कर लेंगे इस मैटर पे, समझ में आता है कि नहीं। फिर हम आपसे कभी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे इस पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। तो ये हो गया Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये बन गया NaCl। अब आप इसको देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे सोडियम है, यहां पे क्लोरीन है, और उत्पाद में प्रतिफल में भी सिर्फ और सिर्फ आपको सोडियम और क्लोरीन ही दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है। तो यहां लिखते हैं हम, मान लो सपोज सोडियम, यहां लिखते हैं मान लो हम सोडियम, यहां लिखते हैं हम क्लोरीन, एक तरफ हम लिखते हैं सोडियम और एक तरफ लिखते हैं क्लोरीन। ठीक। और यहां लिखते हैं बाईं ओर, बाईं तरफ, और यहां लिखते हैं दाईं तरफ, यहां लिखते हैं दाईं तरफ। अब देखिए ध्यान से, बाईं तरफ कितने सोडियम हैं? अगर हम देखें बाएं तरफ कितने सोडियम हैं, तो बाएं तरफ सिर्फ और सिर्फ एक सोडियम है, तो एक। दाएं तरफ कितने सोडियम हैं? तो एक ही सोडियम है सर एक ही सोडियम है। तो दाएं तरफ भी एक ही सोडियम है। ठीक है। बाएं तरफ भी एक, दाएं तरफ भी एक, मतलब सोडियम तो बैलेंस है मुन्ना, सोडियम जो है वो बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन यहां एक और क्लोरीन यहां भी एक। अरे सर यहां भी एक एक हो गया, तब तो दोनों बैलेंस है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हमें रिएक्शन लिख के निकल जाना है आगे। मतलब बहुत बढ़िया बात। तो इसको, इसी को तो कहते हैं संतुलित, इसी को कहते हैं संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण में संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या समान होगी, तो अभी उसे कहेंगे संतुलित समीकरण। ठीक है ना। अब हम आपसे बात करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण की। किसकी बात करेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको समझिए, मजे मजे में समझना है, सीरियस होके नहीं। ठीक है। केमिस्ट्री है, मैथ थोड़े ना जो सीरियस हो गए। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इससे मजेदार सब्जेक्ट भी कुछ होता है क्या? हाँ बताओ। रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। जो समीकरण संतुलित नहीं है उसे असंतुलित कहेंगे। इससे अच्छा डेफिनेशन क्या हो सकता है? मतलब अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या तथा प्रतिफल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी। ठीक है। यदि अभिक्रिया में अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफल में उपस्थित
उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, समान ना हो या नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण कहेंगे। समीकरण कहेंगे, ठीक है ना? समझ में आया बात? जिस पर सर इतना बड़ा परिभाषा बड़ा टफ होता है याद रखना, मतलब समझ लो एग्जाम्पल से। हाँ, प्यारा सा उदाहरण दे देते हैं एक, अब तो समझ में आएगा, कभी भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल लो, मान लो हमने हाइड्रोजन लिया, हमने ऑक्सीजन लिया और हमने बना दिया जल। क्या बना दिया? जल। जल पी ले, ठीक है, H2O। अब देखो ध्यान से कि क्या ये बैलेंस है, क्या ये संतुलित है? तो देखते हैं ना, एक तरफ है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और एक है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और अब बाईं ओर और दाईं ओर लिख दो, यहां पे लिख दो बाईं ओर, बाईं तरफ, दाईं तरफ। ये समझते हो ना कि बाईं दाईं भी नहीं समझते हो? दाईं तरफ बहुत पढ़ते होगे मैथ्स में, LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, पढ़ते हो ना? LHS क्या लिखते हो? लॉचोमो कि LHS ही लिख देते हो? लॉचोसो। देखो अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो हाइड्रोजन के हो, तो देखो एक तो हाइड्रोजन लिखा मैंने, ऑक्सीजन लिखा। हाइड्रोजन में कितनी? 2, दाईं तरफ 2, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो बाईं तरफ 2 और दाईं तरफ 1। हो गया ना समस्या? क्योंकि ये अब बैलेंस नहीं हुआ, तो इसे कहेंगे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि बाईं तरफ और दाईं तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। अगर एक भी ऐसा, सिंगल भी ऐसा कोई रुक गया जो बराबर नहीं है, तो वो असंतुलित कहलाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर 4 तो बैलेंस्ड है, 1 तो नहीं है ना, तो कह दीजिए ना बैलेंस्ड, क्या दिक्कत है? मान लीजिए कंसीडर्ड, तो यहां पे लेट इट बी नहीं चलता है, ठीक है। लेट इट बी मैथ्स में ही चलता है सीधा। क्लियर? तो बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक। तो अब बात करते हैं कि सर इसको फिर संतुलित कैसे करेंगे। अच्छा, सब एक ही क्लास में बता दें क्या है? तो इसको संतुलित करना हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।